अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हमने न्यूट्रिशन के अबाउट स्टडी करना है। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पहले हम देखेंगे। अच्छा, ये जो है पूरा चैप्टर है ये न्यूट्रिशन के अबाउट ही है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से वो इंजेस्ट करता है, ठीक है, किस स्ट्रक्चर के ज़रिए से इंजेस्ट करता है और फिर कौन सी चीज़ वो ऑर्गेनिज्म जो है फीड कर रहा है, फिर उसकी डाइजेशन का सारा मैकेनिज़्म देखेंगे। तो इसमें हम हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, सारे ऑर्गेनिजम्स की जो फीडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं और उनकी जो न्यूट्रिशन का फिनोमिना है वो डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक्स जो हैं जो मेन हैं न्यूट्रिशन के अबाउट वो हम आज देखेंगे। तो देखते हैं अपना लेक्चर। मैं एक छोटी सी सजेशन आपको दूंगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स के हवाले से भी वीडियोस जो हैं मिलती रहें। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि पहले ये है कि फूड को टेक इन करना, ठीक है, यानी कि इंजेस्ट करना, फिर उसे डाइजेस्ट करना, डाइजेशन के बाद उसे अब्जॉर्ब करना, फिर जिस जिस पर्पस के लिए जो फूड रिक्वायर है उसके जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर हैं उसे यूटिलाइज़ करना और फिर फूड को स्टोर करना। तो इस सारे चैप्टर में ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। इनके लिए जो स्ट्रक्चर्स रिक्वायर हैं वो स्टडी करेंगे तो आपको सही से समझ आ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं डाइजेशन के अबाउट। डाइजेशन जो है दो तरह की होती है। एक मैकेनिकल होती है, जिस तरह स्टोमिक है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, उससे चीज़ डाइजेस्ट होती है, जो फूड उसके अंदर होती है डाइजेस्ट होती है, तो ये मैकेनिकल डाइजेशन है। दूसरी होती है केमिकल डाइजेशन। ये कैसे होती है? स्टोमिक जिन सेल से बना हुआ होता है वो कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं। वो जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कि प्रोटीएज एंजाइम जो होगा वो प्रोटीन को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि अमाइनो एसिड में बदलेगा, ठीक है। तो ये जो मैकेनिकल या केमिकल ब्रेकडाउन होती है फूड की, उसके पार्टिकल्स के अंदर जिन पार्टिकल से वो मिलकर बना है, ठीक है, उसे हम डाइजेशन कहेंगे। और फिर क्या होगा कि जो इंडिविजुअल सेल्स हैं डाइजेशन के बाद उसे अब्जॉर्ब कर लेंगे उन पार्टिकल्स को। अच्छा, अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन की एवोल्यूशन कैसे हुई। न्यूट्रिएंट्स जो फूड के अंदर होते हैं जो कि एक एनिमल कंज्यूम करता है, वो न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं जो कि किस लिए रिक्वायर होती हैं? जाहिर सी बात है, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, हेल्थ की और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो ये तीन मेन चीज़ें हैं, ग्रोथ, मेंटेनेंस और एनर्जी प्रोडक्शन। अच्छा, अब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉडी की एबिलिटी के उन केमिकल्स को बनाने की जो कि लाइफ के लिए नेसेसरी हैं। इस बात का क्या मतलब है कि जिस जिस न्यूट्रिएंट की हमें ज़रूरत है अगर वो हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है तो वो हम कम लेंगे, ठीक है। तो इनका ये इन्वर्स रिलेशन है। और अगर वो हमारी बॉडी में नहीं बन रहा, ठीक है, मतलब उसके बनने का रेट कम है तो वो हम ज़्यादा लेंगे। तो ये जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारी बॉडी की एबिलिटी की उन्हें सिंथेसाइज करने की। मिसाल के तौर पर अब ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना जिन और जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, वो इनऑर्गेनिक चीज़ों से यानी कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनसे ये अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ग्लूकोज वगैरह बना लेते हैं, अपनी फूड बना लेते हैं। तो ये बाहर से फिर ये चीज़ें यानी कि ग्लूकोज वगैरह कम लेते हैं, तो इनकी ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कम होंगी। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि एनिमल्स, फंजाई और बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये तीनों ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं फोटोसिंथेटिक, लेकिन मोस्टली जो है हेट्रोट्रॉफ्स होती हैं, ठीक है। ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं। फिर हेट्रोट्रॉफ्स की भी आगे तीन कैटेगरीज हैं। इनके अंदर हर्बीवोर्स आते हैं जो पौधे खाते हैं, वेजिटेशन पे फीड करते हैं। कार्निवोर्स आते हैं। कार्निवोर्स जो होते हैं ये गोश्तखोर हम कह सकते हैं। ओमनीवोर्स वो होते हैं जो कि यानी कि प्लांट मटेरियल भी खाते हैं, एनिमल मटेरियल भी खाते हैं, उसका जो फ्लैश होता है। और इसके अलावा ये इंसेक्ट्स पे भी फीड करते हैं। अब हर्बीवोर्स की एग्जांपल्स में देखें तो रैबिट्स आ जाते हैं, रैबिट्स पौधे खाते हैं। कार्निवर्स का देखें तो इनमें हाक्स आ जाती हैं, ये गिद्ध को कहते हैं कार्निवर्स जो होती हैं, ठीक है। और ये मीट पर यानी कि फीड कर रही होती हैं। जो ओमनीवर्स हैं, अच्छा, हाक गिद्ध जो होती है ये मुर्दा चीज़ें जो है उनका गोश्त खाती है। जो ओमनीवर्स हैं इनके अंदर ह्यूमंस, बेयर्स, पिग्स, रैकन्स। अच्छा, रैकन एक मैमल है जिसकी शक्ल लोमड़ी की तरह होती है और उसका जो साइज़ होता है वो जो बड़े साइज़ का रैट है, चूहा है, उसके जितना होता है। नेक्स्ट इंसेक्टिवोर्स को देखें जो यानी कीड़े मकोड़े खाती हैं, तो इसके अंदर बैट्स यानी कि चिमगादड़ें आ जाती हैं और इंसेक्ट्स को हम आर्थ्रोपोड कहते हैं। फिर वो कह रही हैं कि बायोसिंथेटिक एबिलिटीज़ लूज़ हो गई हैं, यानी कि केमिकल्स को बनाने की एबिलिटीज़ लूज़ हो गई हैं। तो यही एनिमल की एवोल्यूशन है। तो अब वो एबिलिटीज़ लूज़ हो गई हैं, वो क्यों हुई हैं? क्योंकि खुराक के ज़रिए से वो न्यूट्रिएंट्स हमने लेने स्टार्ट कर दिए हैं। फिर वो कह रही हैं कि एक मरतबा एनिमल को एसेंशियल कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसकी डाइट में मिलना स्टार्ट हो जाए तो वो उसे बनाने की एबिलिटी लूज़ कर देगा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इसका फ़ायदा है, ये कन्फर करता है बेनिफिट, जैसा कि अमाइनो एसिड वगैरह जो होते हैं, ये यानी कि जब हम
फूड से लेना शुरू कर देते हैं तो फिर क्या होता है, हमारी बॉडी इसे नहीं बनाती, तो फिर हमारे जिस्म की एनर्जी बच जाती है, रिसोर्सेज बच जाते हैं इसे सिंथेसाइज करने के लिए। तो जितनी ज़्यादा डाइट में यानी कि वेरिएशन आती जाएगी, जितने ज़्यादा हम न्यूट्रिएंट्स लेंगे, तो एनिमल्स जो है यानी कि इन्हें बनाने की जो सलाहियत है वो खोते जाएंगे, जैसे कि वाइडली अवेलेबल अमाइनो एसिड मुख्तलिफ फूड से जो है ये हमें मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट हमने न्यूट्रिएंट्स की मेटाबॉलिक फैट्स देखनी है हेटरोट्रॉफ्स में, यानी कि देखना है कि वो किस किस मोड के होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो कि हेटरोट्रॉफ लेता है वो दो तरह के हो सकते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि बड़ी मिकदार में चाहिए होती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि थोड़ी मिकदार में चाहिए होती हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक वाइटामिन्स हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं। फिर वो कह रहे हैं कि ये दोनों मिलकर डाइटरी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की बना रही होती हैं। इसके अलावा एनिमल्स को पानी की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट कैलोरीज और एनर्जी की अबाउट है। फूड की जो एनर्जी होती है या फिर फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं उसे मैयर किया जाता है एक यूनिट में, जिसे हम स्मॉल की सी वाला कैलोरीज कहेंगे या बड़े सी वाला। फिर वो कह रहे हैं कि जो कैलोरीज होती हैं, कैलोर का मतलब है हीट, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसकी ज़रूरत होती है 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि जो स्मॉल सी वाला कैलोरी है उसे हम ग्राम कैलोरी कहते हैं, जो बड़े सी वाला है वो किलो कैलोरी होता है। ग्राम कैलोरी होता है जो कि 1000 कैलोरीज़ के बराबर होता है। फिर वो कह रहे हैं कि पॉपुलर यूजेज में अगर बात की जाए तो हम क्या कैलोरीज़ करे होते हैं, लेकिन हमारा मतलब बड़े सी वाला कैलोरीज़ होता है, क्योंकि जो बड़ा यूनिट है वो एनर्जी वैल्यू को मेजर करने के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि उसमें फिर हमें इतनी नंबरिंग नहीं लिखनी पड़ती। ठीक है। मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं कि अगर कोई एडवर्टाइजमेंट किसी यानी कि सो कॉल्ड बेयर यानी कि किसी आम से बिकने वाली शराब के बारे में कह रही है कि उसके अंदर 95 कैलोरीज पर 12 इज ओजी एनर्जी है। ओजी जो है ये डज़न का यूनिट है। ठीक है। मतलब उसके जो 12 यूनिट अगर हम कर लें उस शराब के, तो उसमें के हर यूनिट के अंदर 95 कैलोरीज एनर्जी होगी। तो इस बात का मतलब है कि हर यूनिट के अंदर कितनी एनर्जी है, 95,000 कैलोरी। ठीक है। या 95 किलो कैलोरी या कैपिटल सी वाला कैलोरी। तो नेक्स्ट जो है हमने देखने हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं हेटरोट्रॉफ्स को, जैसे कि इनके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं, बड़ी मिकदार में एनिमल्स को चाहिए होती हैं। इंजाइम्स इन्हें तोड़ते हैं इनके कंपोनेंट्स में, और फिर इनके कंपोनेंट्स नए बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइफ के बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे या फिर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अब कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इन्हें हाइड्रेटेड कार्बन कहा जाता है। ठीक है। इनसे एनर्जी ली जाती है और कार्बन ली जाती है। ठीक है। जैसे कि शुगर से और स्टार्चेस से, और ये डाइटरी सोर्स है एनर्जी का हेटरोट्रॉफ्स के लिए, और ये मेनली पौधों से आती हैं। ठीक है। जैसे कि सेलुलोज होता है, ये पॉलीसेक्राइड है, पौधों से आता है। इसके अलावा डाइसेक्राइड होते हैं, सिंपल शुगर मोनोसेक्राइड हैं, ये इस डाइटरी नीड को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि कार्बोहाइड्रेट मेजर कार्बन सोर्स हैं किस चीज़ के लिए, यानी कि वो इस कार्बन को बॉडी के अंदर डालते हैं, जिससे फिर बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि प्लांट्स का जो सेलुलोज होता है जो कि पॉलीसेक्राइड है, जो कि ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हर्बीवोर्स के अलावा। ठीक है। अब सेलुलोज जो है एक डाइटरी फाइबर है, ये यानी कि एलिमेंट्री कनाल से जब खुराक गुजर रही होती है तो उसकी स्मूथ पासेज में हेल्प आउट करता है। और इसके अलावा ये कोलोन कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। वो कैसे कम करता है ये मैं बाद में बताती हूँ, पहले हम देख लें कि वो कह रहे हैं कि इनमें जो सबसे अच्छा कोलोन कैंसर के रिस्क को ये इस तरह से कम करेगा कि फीसेस जब स्टोर होती हैं ना, तो उसके दौरान म्यूटाजेनिक कंपाउंड जो हैं यानी कि बनते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब हम सेलुलोज वाली यानी कि चीज़ें खाते हैं तो फिर क्या होता है कि फीकल एलिमिनेशन ज़्यादा होती हैं, तो फिर वो कंपाउंड म्यूटाजेनिक ज़्यादा नहीं बनते, तो कोलोन कैंसर का रिस्क जो है कम हो जाता है। फिर वो कह रही हैं कि सबसे कॉमन जो हमारे पास सबसे कॉमन जो हमारे पास एग्जांपल है हर्बीवोर में सेलुलोज के फिनोमेना की। तो हर्बीवोर्स के अंदर उनकी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि सेलुलोज एंजाइम खारिज करते हैं, जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करती हैं। नेक्स्ट हमने देखना है प्रोटीन के बारे में। ये स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी में बनाते हैं और फंक्शनली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एनिमल किससे यानी कि प्रोटीन लेते हैं, मिल्क से लेते हैं और बाकी एनिमल से लेते हैं। प्लांट सोर्सेस अगर हम देखें तो पी, बीन, नट्स, ठीक है, ये फलियों को मूंगफली वगैरह को कहते हैं, और जो लोबिया होता है उससे कहते हैं, तो वो प्रोटीन का सोर्स है प्लांट में। और जो प्रोटीन्स जिनकी ज़रूरत होती है यानी कि एनिमल्स लेते हैं, अमाइनो एसिड उनसे लेते हैं और फिर उससे अपनी प्रोटीन बनाएंगे। नेक्स्ट हमने देखना है लिपिड्स की अबाउट। तो ये हाईली कम्पैक्ट, अच्छा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना, ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे कि अब अगर कोई पेशेंट है तो उसे डेक्स्ट्रिन की ड्रिप लगाते हैं जो कि बेसिकली ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो कम्पैक्ट सोर्स ऑफ यानी कि थोड़ा सा होगा और एनर्जी ज़्यादा मिलेगी वो लिपिड्स हैं।
ठीक है। और न्यूट्रल लिपिड वो कह रही हैं कि जो होती हैं जिन्हें फैट्स और ट्राइग्लाइसराइड भी कहते हैं, वो फैट्स के अंदर होती हैं, ऑयल में होती हैं, मीट में होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट दूध वाली चीज़ों में होती हैं, नट्स मूंगफली वगैरह में, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और ये फैट्स में बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि एवोकाडोस नाशपाती में, ठीक है। और ये कंसनट्रेटेड एनर्जी सोर्स, यानी कि थोड़ी सी जगह पे ज़्यादा एनर्जी इनमें स्टोर होती है। फिर वो कह रहे हैं कि सबसे कॉमन जो है इसमें, अब इसकी अमाउंट का हमें यूँ पता चलेगा कि 1 ग्राम आप लिपिड प्रोटीन और यानी कि लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो जो 1 ग्राम होगा ना, इसका वो 9 कैलोरी एनर्जी देगा, जो कि डबल है एनर्जी की जो कि हमें मिल रही होती है प्रोटीन के 1 ग्राम से और कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से। फिर वो कह रहे हैं कि डाइटरी रिक्वायरमेंट लिपिड के लिए ख़ास टाइप्स के लिए हैं। एनिमल्स जो हैं इन्हें ज़रूरत होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, ठीक है, जिसके अंदर क्या आता है, लिनोइक एसिड, लिनोलिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड जो इसमें आ जाता है, और ये प्रिकर्सर के तौर पर काम करते हैं स्टीरोल्स वगैरह के लिए, ठीक है। ये तीनों लिनोलिक एसिड, लिनोइक एसिड और एवाकिडोइक एसिड ये जो हैं बनाते हैं स्टीरोल। फिर वो कहने कि इसमें सबसे कॉमन जो है कोलेस्ट्रॉल है और स्टीरोल है, और जो कि स्टीराइड हार्मोन बनाते हैं और कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल और जो स्टीराइड हार्मोन होते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जो दूसरे लिपिड्स होते हैं वो यानी कि वर्टेब्रेट्स की बॉडी को सराउंड कर रहे होते हैं, तो इससे वो यानी कि उनकी टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं, जैसे कि अगर सर्दी है तो उनकी बॉडी से हीट लॉस नहीं होने देंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बस हमारे लास्ट हैं, तो ये स्मॉल आइंस होते हैं और स्मॉल आइंस होते हैं, इन्हें कह सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिक वाइटामिन्स होते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर मेन कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, बाकी हेट्रो एटम जैसे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये वो मालिक्यूल्स होते हैं जो कि बार बार एंजाइमेटिक रिएक्शंस में इस्तेमाल होते हैं, या फिर कुछ प्रोटीन के पार्ट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हेमोग्लोबिन के अंदर मौजूद कार्बन माइक्रो न्यूट्रिएंट है, हेमोसियानिन के अंदर कॉपर और हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि अगरचे ये थोड़ी सी मिकदार में चाहिए होती हैं, लेकिन बॉडी इन्हें नहीं बना सकती, तो इन्हें हमें डाइट से लेना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि मिनरल्स, फिर इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की 2 टाइप्स हैं, मिनरल्स और वाइटामिन्स। मिनरल्स क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स की बड़ी मिकदार में हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है, जैसे कि इन्हें मैक्रो मिनरल्स या फिर एसेंशियल मिनरल्स कहेंगे। इनके अंदर जो है सोडियम आ जाता है, पोटाशियम आ जाता है, तो ये हमारे जिस्म में बड़ी मिकदार में चाहिए। और ये नर्व, और ये जो सोडियम पोटाशियम है, ये नर्व की फंक्शनिंग के लिए हमें चाहिए और मसल की फंक्शनिंग के लिए। फिर वो कह रहे हैं कि हम बड़ी मिकदार में जो है सोडियम को यूरिन में लॉस कर देते हैं, और एनिमल्स जिन्हें पसीना आता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, वो भी स्वेट में सोडियम को रिलीज़ कर देते हैं। और जो कैल्शियम होता है, ये मस्कुलर एक्टिविटी के लिए इसकी ज़रूरत होती है। पिछले सेमेस्टर में हम देख कर आए हैं कंट्रोल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये मस्कुलर एक्टिविटी के लिए रिक्वायर होता है, और कैल्शियम फास्फोरस के साथ मिलकर बोन बनाता है। अच्छा, वर्टेब्रेट्स की बोन कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं, इनवर्टेब्रेट्स की कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमने देखने हैं ट्रेस मिनरल्स या ट्रेस एलिमेंट्स, या फिर माइक्रो मिनरल्स या फिर नॉन एसेंशियल मिनरल्स। तो ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होती है एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट हमने वाइटामिन्स देखने हैं, तो ये नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए चाहिए होती हैं, और ये थोड़ी सी मिकदार इनकी, यानी कि हमें डजन की तादाद में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हों, उनसे हमें इनकी थोड़ी सी मिकदार मिलेगी। और वाइटामिन में जो वर्ड वाइटा है, इसका मतलब है लाइफ, ये जनरल टर्म है जो कि केमिकली अनरिलेटेड चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि खुराक में मौजूद होती हैं थोड़ी थोड़ी मिकदार में। अच्छा, यानी कि जो वाइटामिन होते हैं ना, ये ऐसे ग्रुप्स का, ऐसे कंपाउंड का मजमूआ है जो केमिकली तौर पर नहीं मिलते, और ये खुराक के अंदर थोड़ी थोड़ी मिकदार में होंगे, और ये नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शनिंग के लिए चाहिए। अब इनकी 2 टाइप्स हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में बी और सी आ जाते हैं। ये कोई इंजाइम है जो कि मेटाबॉलिज्म में चाहिए होते हैं। कोई इंजाइम कौन से होते हैं, जो कि इंजाइम के साथ मिलकर रिएक्शन को सही कराने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फैट सोल्यूबल, इनके अंदर ए, डी, ई, के आ जाते हैं, ये वर्टेब्रेट्स तक ही जस्ट महदूद हैं। फिर नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म के, लाजमी नहीं है कि उन सब में एक जैसे वाइटामिन की रिक्वायरमेंट हो, कुछ में ज़्यादा चाहिए होंगे, कुछ में कम, जैसे कि ह्यूमन्स और गिनिया पिग्स जो होते हैं, इनमें विटामिन सी की ज़रूरत होती है, ठीक है। ह्यूमन और पिग में है और रैबिट्स में नहीं है। अब ये सारे एक यानी कि ग्रुप से ताल्लुक़ रख रहे हैं, मैमल्स के। और फिर वो कह रहे हैं कि कुछ जो हमारे पास बर्ड्स हैं उनके अंदर विटामिन ए चाहिए, बाकियों में नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ह्यूमन्स, रैबिट्स, यानी कि जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो कॉर्डेट्स में आते हैं, जिसमें हो गया। ये ताल्लुक़ किससे रखते हैं, मैमल के ग्रुप जो है उससे ताल्लुक़ रखते हैं। बर्ड्स भी कॉर्डेट्स हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। तो इसके साथ ही हम अपना लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।